सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे सेल का, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेल वॉल जो सेल है उसका डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो डेड सेल था। लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? एंटोनियो वैन लीeuwenhoek ने किया था। ठीक है, अब हम लोग यहां बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहां ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे कौन कितना कॉम्प्लेक्स है, किसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि सेल टाइप्स ऑफ सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड या क्लासिफाइड। ठीक है, पहला प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड यूकैरियोटिक। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रो है, ठीक है, मतलब प्राइमरी, फॉल्स, नॉट डेवलप्ड, प्राइमरी, फॉल्स, नॉन डेवलप्ड, या यहाँ कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक उन टाइप्स के सेल को बोलेंगे जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, मतलब कि प्राइमरी टाइप का न्यूक्लियस है, उन सारे सेल्स को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। ये एक पहला तरीका हुआ। हम लोग न्यूक्लियस के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यू मतलब ट्रू, वेल डेवलप्ड, ठीक है, और यहां होगा कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। उन सारे सेल्स, वो सारे सेल्स व ऑल टाइप्स ऑफ सेल दैट कंटेन अ वेल डिफाइंड, well developed true nucleus is known as, या you can be classified under eukaryotic cells। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग ऐसे यहां से क्लासिफाई करेंगे, डिस्कवर्ड बाय। प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कवरी किसने किया था? एंटोनियो वान लीeuwenhoek ने। यूकैरियोटिक किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेकंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा? वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल बट इट इज डेफिनेटली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। थर्ड membrane bounded cell organelles। एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स में क्या डिफरेंस होता है। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो एक लार्ज साइज तो बड़ा होता है, लार्जर इन साइज, ग्रेटर इन फंक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन उसी ऑर्गन्स को जब सेल के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? ऑर्गेनल्स से बोलते हैं। तो टाइनी ऑर्गन टाइप, ऑर्गन लाइक जो फंक्शन करेंगे उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनल्स। तो वे सारे ऑर्गेनल्स जो कि एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जैसे कि सेल में बाउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिड के बाहर भी मेम्ब्रेन होता है, गोल्जी बॉडी के बाहर भी एक मेम्ब्रेन सराउंडेड होता है मेम्ब्रेन से। तो वे सारे वैसे ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं वे सारे प्रोकैरियोटिक
सेल्स में नहीं पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए तो हर चीज़ में पाया जाता है, वायरस में भी पाया जाता है जो कि एक तरह का पार्टिकल है। तो डीएनए एंड आरएनए आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो। मतलब डीएनए एंड आरएनए आर फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। नीचे दिख रहा है? अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत कि जो डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए, उसका साइज अप्रोक्स 2.25 मीटर का होता है। ठीक है, एक ह्यूमन डीएनए का साइज क्या था? तो 2.25 मीटर का। तो जब ये क्वाइल होता है, ठीक है, जब ये डीएनए क्वाइल होगा, क्वाइल का मतलब क्या होता है? आप लोगों को फैन देखा होगा आप लोगों ने, तो हम लोग फैन में क्वाइल होता है, जिसको कभी कभी बोलता है मैकेनिक या उसका मिस्त्री का कि क्वाइल जल गया है। तो क्वाइल का होता है कुछ नहीं होता, कॉपर का बना हुआ होता है। कॉपर, उसके चारों तरफ उसको हम लोग लपेट देते हैं एक सब्सटेंस में। तो उसी तरीके से यहाँ जो डीएनए है, अगर हम लोग उस क्वाइल को, कॉपर को पूरा अगर हम लोग उसको लिनियरली अरेंज करेंगे सीधा एक लाइन में, इमेजिन करके देखिए कितना लंबा होगा वो फैन का जो क्वाइल होता है, कॉपर क्वाइल। उसी तरीके से अगर डीएनए को हम लोग एक लेंथ उसका एक लिनियरली उसको अरेंज करेंगे, सेल से निकाल कर उसको सीधा करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2.2 मीटर का अप्रॉक्स। तो जैसा कि हम लोग फैन में कॉपर को क्वाइल करने के लिए उसको चारों तरफ से उसमें क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ में उसको घुमाते हैं। उसी तरीके से डीएनए को भी क्वाइल करके ही तो उतना छोटा फैन में उतना बड़ा कॉपर का अरेंज हुआ है। तो सेल तो और छोटा है, 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक अप्रॉक्स। तो उतने में 2.5 मीटर के डीएनए को कैसे हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसमें ला सकते हैं? तो है वैसा पॉसिबल? तो उसके लिए क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। हिस्टोन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? एक फिर 6 टाइप का होता है, जो बेसिस क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। हम लोग हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, किसमें? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। हम लोग जो क्लास 12th का 6th चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तब। तो ये था आपका इतना। इसके हम लोग और 2-3 हैं, हम लोग उसको भी ऊपर नोट करते हैं। जैसे कि हम लोग यहां आते हैं, अब बात करते हैं क्रोमोसोम का। 6th के बाद 7th में हो जाएगा क्रोमोसोम। अब आप लोग इसका जवाब खुद दे दीजिएगा। यहां समझिए, ये 2.25 मीटर, 2.25 मीटर का डीएनए है। इसको हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्वाइल करेगा। तो सबसे पहले कि हिस्टोन प्रोटीन तो प्रोकैरियोटिक सेल में यहां पे है ही नहीं। तो जब हिस्टोन प्रोटीन यहां है ही नहीं, पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं, क्वाइल करके क्रोमोसोम बनाएगा। जब हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में है ही नहीं, तो क्रोमोसोम कहां से होगा? तो इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो डीएनए होता है वो इस तरीके से सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल में। हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। जो डीएनए होता है वो खुद को एक सर्कुलर मैनर में, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से क्या करता है? वो सर्कुलर मैनर में अरेंज हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो हम लोग टोटल डीएनए इन बैक्टीरिया को क्या हम लोग कंसिडर करते हैं? 1 क्रोमोसोम के बराबर, इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम, इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन वहीं क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है।
तो यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम होगा कि नहीं? जरूर से जरूर होगा, मतलब क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब आगे आते हैं 8 नंबर पे, जो मेन राइबोसोम होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा सेल के अंदर, वो प्रोकैरियोटिक में 70 टाइप का पाया जाएगा। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, मतलब ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बारे में बताया था। 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे लास्ट में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे से हम लोग सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर लेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे तरीके से कि क्या डिफरेंस होता है सारे में। अब हम लोग 9th में क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। तो किंगडम मोनेरा जो है, ठीक है, मोनेरा किंगडम जो है, यहां हम लोग उसको लिख सकते हैं मोर प्रिसाइजली क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक, एंड एटसेट्रा। तो जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको कहीं कहीं BGA भी लिखा होगा, BGA, तो इसको क्या करना है? ब्लू ग्रीन एल्गी। पूरा किंगडम मोनेरा वैसे तो पूरा प्रोकैरियोटिक ही होता है। बैक्टीरिया आप लोगों को अभी, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि मोनेरा क्या होता है, इसलिए मैंने बैक्टीरिया लिख दिया यहाँ पे। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। अगर यूकैरियोटिक की एग्जांपल लिखें तो क्या होगा? फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में प्लेस किया गया है। तो पहला किंगडम हमारा मोनेरा है, बाकी का 4 क्या है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया में जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, सारे में क्या होगा? सारे जितने जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स होंगे। तो ये था कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस होता है, हम लोग बस एक बार देख लेते हैं। हालांकि आपको तो वो आना चाहिए, क्योंकि वो क्लास 8-9 कहीं बच्चे को या 8-10 में ही पढ़ाना उसको पढ़ाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की? प्लांट एंड एनिमल सेल के डिफरेंसेस की। तो आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। मैं सिर्फ डिफरेंसेस लिखूंगा, जो नहीं लिखूंगा मतलब कि वो सारे सेम है, मैं सिर्फ उसको बोलते चलूंगा। डिफरेंसेस क्या होता है? यहाँ है एनिमल सेल और यहाँ है प्लांट सेल। सबसे पहला डिफरेंस, सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। याद करने का तरीका जिन बच्चों को नहीं याद हो रहा है, यहाँ ए फॉर एनिमल, तो ए फॉर यहाँ का एब्सेंट हो जाएगा, तो एनिमल में एब्सेंट है, और पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्रेजेंट, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, राइबोसोम दोनों में होगा। अब बात करते हैं क्या नहीं होगा, थर्ड पे आते हैं। प्लास्टिड। प्लास्टिड आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीनों क्या होगा? एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, प्लांट सेल में होगा, क्योंकि प्लांट सेल प्लास्टिड का हम लोग अगर कॉमन एक फंक्शन लिखे तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट। तो प्लास्टिड किस में पाया जाएगा? प्लांट्स में। अब 4th नंबर पे आते हैं। एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोजोम। समझ में आ रहा है? सेंट्रोजोम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन को स्टार्ट करना, फैसिलिटेट करना, उसको कंप्लीट करवाना। तो यहां सिंपल बात क्या है कि सेंट्रोजोम जो है वो एनिमल सेल में, सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन
प्लांट सेल। फिफ्थ की बात करते हैं अगर, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है कि प्लांट सेल में तो होता ही होता है, और कैसा होता है, लार्ज वैक्यूल इन ओल्ड एंड मैच्योर प्लांट सेल। जो वैसे प्लांट का सेल जो कि मैच्योर हो चुका है, बूढ़ा भी हो चुका है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि क्या जनरली क्या होता है कि वैक्यूल जो है वो मोर देन 70%, अप्रॉक्स 80% टोटल सेल का जो स्पेस है उसका 80% कौन कैप्चर कर लेता है, वैक्यूल। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो 20% में पाए जाएंगे। तो इसीलिए एक रीजन क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में क्यों पाया जाता है, कॉर्नर में क्यों शिफ्ट हो जाता है। वाई द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टू कॉर्नर इन प्लांट सेल, विच टाइप ऑफ प्लांट सेल, ओल्ड एंड मैच्योर प्लांट सेल। इसका रीजन क्या है, सिंपल रीजन क्या है कि ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ वैक्यूल, इंक्रीज इन साइज ऑफ द वैक्यूल इन ओल्ड एंड मैच्योर प्लांट सेल्स, वैक्यूल एक्वायर्स अराउंड 80% of the total space of plant cell, which results in the shifting of nucleus to the corner. 80% तो वैक्यूल ही ले लिया, अब 20% में क्या होगा, कहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी लाना है, गोल्जी बॉडी को भी लाना है, सभी सेल ऑर्गेनल्स को क्या करना है, उसमें आना है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, कॉर्नर में चला जाता है ऊपर। इसका और कोई रीजन नहीं, यही रीजन है। ठीक है, तो ये, और जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स होगा कि नहीं होगा, एब्सेंट जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली। अगर प्रेजेंट होगा, इफ प्रेजेंट, स्मॉलर इन साइज, बहुत छोटा होगा, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का बीच में डिफरेंस। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग उसको देख लेते हैं। चलिए, अभी हम लोग एक टेबल बना के समझ जाएंगे, चार्ट बना करके हमें क्या क्या पढ़ना है, और उस हिसाब से हम लोग अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। इतना तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हालांकि चैप्टर भी बहुत आसान है सेल का, सिर्फ याद करने का, समझ में आ जाएगा सारा। अभी देखिए, बात करते हैं हम लोग, यहाँ एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझने के लिए। सेल स्ट्रक्चर, एक पूरा सेल जो है उसमें हम कैसे उसको स्टडी करेंगे। सेल स्ट्रक्चर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले, ठीक है, पहला क्या होगा, सेल इनवेलप। ठीक है, दूसरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और थर्ड क्या होगा, थर्ड, न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल इनवेलप। सेल इनवेलप एक, इसको चिट्ठी की तरह समझिए। चिट्ठी का सबसे बाहर तो एक इन्वेलप से कवर्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके इन्वेलप को देखेंगे कि उसका एड्रेस कहाँ, कौन भेजा है, क्या भेजा है, हमें तो वैसे पता ही होता है। लेकिन अगर पोस्टमैन के नजरिए से देखें तो क्या होगा, वो पहले देखेगा किसने भेजा है, कहाँ भेजा है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो सेल इन्वेलप को पढ़ता है, वो उसको पोस्ट के इन्वेलप को। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेल इन्वेलप को पढ़ेंगे। तो सेल इन्वेलप में क्या क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स हमें प्रोकैरियोट्स में पढ़ना है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स में मैं लिख देता हूं, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया होता है मेनली, हम लोग उसको कहाँ पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारा सेकंड चैप्टर, उसमें मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर, डिवीजन, फंक्शन,
कैसे हमें इकोनॉमिक उसका इंपॉर्टेंस है और उसका रिप्रोडक्शन, ये सभी चीज़ें हम लोग एक साथ ही वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको स्ट्रक्चर तो बता दूंगा, फिर वहाँ पे मिलाऊंगा तो आपको तो कुछ याद रहेगा नहीं, फिर आपको रिवीजन करने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पे। उससे बेटर क्या है कि हाँ याद नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, तो फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मैं एक जगह वहाँ इकट्ठे ही लिखवा दूंगा ताकि याद करने में भी आसानी हो और एक साथ हम आगे बढ़ सके। तो अब क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स। जो साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहले पार्ट को बोलते हैं हाइलोप्लाज्म और दूसरे को बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म, ठीक है। ये हाइलोप्लाज्म को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, साइटोसोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हाइलोप्लाज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज जैसे कि स्फेरोसोम्स, और फाइनली क्या होगा, फाइनली एक कहाँ मिस हो गया, क्या, सीलिया, फ्लैजेला, और एक और आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं क्या, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो हमें पढ़ना ही है क्योंकि एनिमल सेल में पाया जाता है। तो इतने सारे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। ये किसमें ऐड करेंगे हम लोग, हाइलोप्लाज्म में। और जो थर्ड है वो क्या है, सेकंड जो है ट्रोफोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स। मतलब ये सारे तो एक तरह से लिविंग है क्योंकि सारे फंक्शन कर रहे हैं। जो ट्रोफोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, रिजर्व मटेरियल्स, फूड मटेरियल नहीं, रिजर्व मटेरियल्स और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ये सारे को हम लोग क्या करेंगे, ट्रोफोप्लास्ट के अंदर इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इन खत्म हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सेल क्या रिजर्व करके रखा हुआ है, उससे क्रीट क्या कर रहा है, एक्रीट क्या कर रहा है, ये सारे को हम लोग क्या करेंगे, ट्रोफोप्लाज्म में स्टडी करेंगे, ठीक है। और हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, जैसे साइटोसोल है यहाँ पे, इसको क्या जानते हैं, ड्यूटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर, उसको हम लोग सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों को एक लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, साइज। हम लोग थोड़ा सा साइज को भी देख लेते हैं इधर साइड में कि साइज और शेप क्या होगा, ठीक है। अगर साइज की बात करें तो जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, वो सारे साइज टू साइज वेरी करते हैं, ठीक है। हमारे इवन ह्यूमन बॉडी में भी क्या होगा कि एक ऑर्गन का टिश्यू में साइज अलग होगा, दूसरे ऑर्गन में टिश्यू में सेल का साइज होगा वो अलग होगा। तो साइज क्या होगा, वैरी विथ टिश्यू टू टिश्यू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, PPLO, इसका फुल फॉर्म लिखिए, प्ल्यूरो, PLEURO, न्यूमोनिया, मैं ही लिख देता हूँ,
पीपीएलओ क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये एक तरह का क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, तो ये जो पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा है, वो स्मॉलेस्ट नोन सेल है अभी तक। साइज क्या होता है इसका? अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब 0.3 × 10⁻⁻6 मीटर। सोचिए कितना छोटा है। बैक्टीरिया की बात करें अगर, तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो कहां से कहां वैरी करेगा? 0.2 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि कोई कोई बैक्टीरिया का शेप 15 माइक्रोमीटर तक भी जा रहा है, लेकिन एक जो नॉर्मल रेंज है जिसमें बहुत सारे पाए जाएंगे उसको क्या होगा? 0.2 से 10 माइक्रोमीटर तक होगा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, यहां लिखते हैं, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग सेल। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन नर्व सेल, हमारे में लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन नर्व सेल। ठीक है, ये आप लोग सीधा लिख सकते हैं कि नर्व सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट यहां लिख देता हूं, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन नर्व सेल। ठीक है, जो हमारा आरबीसी का साइज होता है, आरबीसी अराउंड 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। समझ में आ रहा है? आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? 7 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। और शेप की बात करें अगर, तो अगर शेप की बात करें तो शेप तो वैरिड हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। इस तरीके से जो सेल्स होगा वो हो सकता है। हम लोग इसको जब पढ़ेंगे ह्यूमन का एनाटॉमी, किस किस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे साइज कैसा होता है, क्यूबॉइडल कैसा होता है, क्यूब कैसा होता है, कॉलमनर कैसा होता है, इस तरीके से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने अभी तक एक बेसिक 2 वीडियो में क्या लिया? इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेल इन्वेलप को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ऐसे पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसको स्टडी करेंगे। लास्टली हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस में हम स्टडी करेंगे इसको, न्यूक्लियोलस को। अगर यहाँ आप लोगों को न्यूक्लियोलस को स्टडी, न्यूक्लियस में स्टडी करेंगे न्यूक्लियोलस को। और लास्टली हम लोग एक छोटा टॉपिक में इसको पढ़ने के बाद एंड करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करें। कुछ डाउट है तो कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।